जब भी लगता है कि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो रही है, तभी एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और इस बार निशाने पर है सऊदी अरेबिया। यमन के ईरान बैक्ड हूती ग्रुप ने सऊदी अरेबिया की तरफ मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ हुतीज और सऊदी अरेबिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच मिलिट्री कन्फ्रंटेशन पहले ही अपने पीक पर है, और अब ये नया अटैक पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन सवाल आता है, आखिर हुतीज़ ने अचानक से सऊदी अरेबिया को ही टारगेट क्यों किया, और दुनिया इस अटैक को इतने बड़े वार्निंग के रूप में क्यों देख रही है, और इन फ्यूचर भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आइए पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नाउ सबसे पहले सवाल आता है, आखिर हुतीज़ ने सऊदी अरेबिया पर अटैक क्यों किया। इस पूरे इंसिडेंट की शुरुआत हुई यमन की कैपिटल सना से। यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर एयर स्ट्राइक की। यमन की गवर्नमेंट का कहना था कि वो एक ईरानियन एयरक्राफ्ट को लैंड करने से रोकना चाहती थी, क्योंकि उससे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना गया था। लेकिन हुतीज़ ने इसके लिए सीधा सऊदी अरेबिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया ने सना एयरपोर्ट पर हमला करके पिछले 4 सालों से चल रही डी एस्केलेशन को ख़त्म कर दिया है, और इसी के जवाब में हुतीज़ ने सऊदी अरेबिया के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च किए। सऊदी अरेबिया ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इन अटैक्स को इंटरसेप्ट कर दिया और किसी तरह की कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन सिर्फ अटैक को समझना काफ़ी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि दुनिया इस इंसिडेंट को इतने सीरियसली क्यों ले रही है, और इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यमन में साल 2014 में सिविल वार हुई थी, जब हुतीज़ ने यमन की कैपिटल सना पर कब्जा कर लिया और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट को हटा दिया। इसके बाद 2015 में सऊदी अरेबिया की लीडरशिप में अरब कंट्रीज़ का एक मिलिट्री कोलिशन यमन में इंटर हुआ, और उनका ऑब्जेक्टिव था कि यमन में जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उनको दोबारा पावर में लाया जाए। ना यही वो टाइम है जब ऑफिशियली सऊदी अरेबिया और हुतीज़ के बीच डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है। लेकिन उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ वो सिर्फ कुछ महीनों तक नहीं चला, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 1 दशक तक चलता रहा। नाउ यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट के मुताबिक इस संघर्ष से अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और तकरीबन 22 लाख से ज़्यादा लोग ह्यूमैनिटेरियन एड पर डिपेंड करने के लिए मजबूर हो गए। नाउ इसी वजह से यमन को दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक माना जाता है। लेकिन पिछले लगभग 4 सालों से सऊदी अरेबिया और हुतीज़ के बीच डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन काफ़ी हद तक रुक गया था, या फिर कहा जाए तो एक तरह का इनफॉर्मल डी एस्केलेशन चल रहा था। इसी वजह से जब हुतीज़ ने दोबारा सऊदी अरेबिया पर मिसाइल और ड्रोन अटैक लॉन्च किए, तो दुनिया की टेंशन सिर्फ अटैक को लेकर नहीं थी, बल्कि इस बात को लेकर थी कि कहीं ये 4 साल की रिलेटिव शांति टूटकर यमन को फिर से उसी खतरनाक वार की तरफ ना ले जाए। ना अगर आपको हुतीज़ के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि हुतीज़ यमन का एक आर्म ग्रुप है जो सना और नॉर्थ वेस्टर्न यमन के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल रखता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान उन्हें पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट देता रहा है। ना इसी वजह से जब भी हुतीज़ अटैक करते हैं तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहता। इसमें ईरान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और गल्फ़ कंट्रीज़ के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी जुड़ जाते हैं। अब अगर बात भारत के पर्सपेक्टिव से की जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट भारत के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि यमन के बिल्कुल पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये स्ट्रेट रेड सी को गल्फ़ ऑफ एडन से जोड़ता है, और रेड सी आगे सुएज कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होता है, और इसी रूट के थ्रू यूरोप और एशिया के बीच हज़ारों कार्गो शिप हर साल गुजरती हैं। इंडिया का भी इंटरनेशनल ट्रेड का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। अगर सही कहा जाए तो इंडिया और यूरोप के बीच सी रूट से जो भी ट्रेड होता है उसका प्राइमरी रूट इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अब सोचिए, अगर हुतीज़ बार बार कमर्शियल शिप को इस रीजन में टारगेट करते हैं तो क्या होगा। शिपिंग कंपनीज को सिक्योरिटी रिस्क महसूस होगा। कई शिप्स बाब अल मंदेब से गुजरने की जगह साउथ अफ्रीका के सदर्न टिप केप ऑफ गुड होप के थ्रू जाना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब सफ़र 10 से 15 दिन तक लंबा हो सकता है, फ्यूल ज़्यादा लगेगा
इंश्योरेंस महंगी होगी, शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी और आखिर में इसका असर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों पर पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में अगर कुछ भी होता है तो इसका इम्पैक्ट लाखों भारतीयों पर पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर लाखों भारतीय लोग काम करते हैं। अगर सिचुएशन और ख़राब होती है तो उनकी सेफ्टी भी इंडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न बन सकती है। नाउ इसी वजह से भारत के लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी इश्यू नहीं है, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का भी सवाल पैदा करती है। इसीलिए भारत हमेशा मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी और डिप्लोमेसी की बात करता है, क्योंकि अगर इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ सऊदी अरेबिया या यमन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका असर भारत में पेट्रोल के दाम, इंटरनेशनल ट्रेड, इन्फ्लेशन और आम आदमी की जेब तक जरूर पहुंच सकता है। ना इस पूरे इंसिडेंट पर क्या है आपका ओपिनियन? क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट दोबारा एक बड़े रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, या डिप्लोमेसी इस सिचुएशन को संभाल लेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।